हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इनवर्सा ट्यूटोरियल फिजिक्स वाले सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। बच्चों इससे संबंधित लघुतरीय प्रश्न बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो बिहार इंटर परीक्षा 2025 के लिए बच्चों बहुत ज्यादा फायदेमंद होने जा रहा है। तो बच्चों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ऑप्टिक्स से संबंधित जितने भी लघुतरीय प्रश्न बच्चों एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो इसके लिए बच्चों वीडियो में आप अंत तक बने रहें और देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना है। सबसे पहले बच्चे पढ़ेंगे शुद्ध वर्णक्रम क्या है, इम्प्योर स्पेक्ट्रम। शुद्ध बच्चों शुद्ध जो वर्णपट हो गया बच्चों इसके बारे में बात किया जाए, सिंपल सा है कि जब शुद्ध यही अशुद्ध है तो अशुद्ध वर्णक्रम का परिभाषा होगा। आप वर्णपट पढ़े होंगे कि जब कोई श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो दूसरे साइड रखे सफेद पर्दे पर एक रंगीन पट्टी बनता है बच्चों, जिसे हम सब कहते हैं स्पेक्ट्रम यानी वर्णपट कहते हैं, वर्णक्रम भी कह सकते हैं। लेकिन यह बच्चों अशुद्ध है तो क्या होगा कि एक से अधिक किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर जाता है तो जितने किरणें होगा सबका क्या हुआ अपना अपना एक क्या बनेगा स्वतंत्र रूप से वर्णपट बनाएगा। लेकिन कुछ रंग जो होगा एक दूसरे में अति व्याप्त कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, जिससे वो क्या होगा रंगीन पट्टी तो होगा लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसे उसे अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जब एक संकीर्ण रेखा छिद्र से आने वाले, संकीर्ण लेते भी हैं इसलिए कि उसमें किरणें बहुत कम गुजरे, क्योंकि जितना किरणें ज्यादा गिरेगा प्रिज्म पर उतना ज्यादा स्पेक्ट्रम बनेगा, वर्णक्रम बनेगा, और जितना ज्यादा वर्णक्रम बनेगा फिर आपको कलर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसलिए संकीर्ण एक छोटा सा छेद से पास करते हैं, संकीर्ण मतलब छोटा सा छिद्र से, जिससे कम किरणें जाए प्रिज्म पर, और एक अगर किरण गया बच्चों तो और स्पष्ट रूप से पर्दे पर क्या दिखाई देगा, वर्णपट दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं संकीर्ण रेखा छिद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद निर्गत किरणें अपने अपने अवयवी रंगों में, अपने अवयवी रंगों में विभक्त होकर अपना अपना स्वतंत्र वर्णक्रम यानी वर्णपट बनाती है। लेकिन कुछ रंग एक दूसरे पर अति व्याप्त यानी ओवरलैप हो जाती है और लाल व बैंगनी रंग वाले किनारे को छोड़कर बीच वाले भाग विभिन्न रंगों का रंगीन भाग अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस प्रकार के वर्णक्रम को अशुद्ध वर्णक्रम या वर्णपट कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अशुद्ध वर्णपट कैसे बनता है कि प्रिज्म पर कोई भी एक से अधिक किरणें गिरेगा तो सबका बनेगा वर्णपट, और जब सबका बनेगा वर्णपट तो कुछ रंग जो होगा आपस में एक दूसरे में ओवरलैप कर जाएगा, जिससे वो रंगीन तो होगा लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसलिए कहते हैं इसे अशुद्ध वर्णपट, लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बच्चों क्या करना, अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वर्णपट। तो शुद्ध वर्णपट में क्या होगा, जितने भी प्रकाश की किरणें यानी कम से कम किरणें प्रिज्म पर आपतित होकर अपना अपना अलग अलग क्या बने बच्चों वर्णपट बनाएगा, तो उसे कहेंगे हम सब शुद्ध वर्णपट। जैसे वैसा वर्णक्रम जिसमें निर्गत किरणें मतलब जो किरणें निकलता है प्रिज्म से उसे निर्गत किरणें, वही तो सफेद पर्दे पर पड़ता है तब एक रंगीन पट्टी बनता है। निर्गत किरणें पूर्णतः अलग अलग होते हैं, अर्थात ये किरणें एक दूसरे से अति व्याप्त नहीं होते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के वर्णक्रम को शुद्ध वर्णक्रम कहते हैं, शुद्ध वर्णपट कहते हैं, पट भी कह सकते हैं। इसकी क्या शर्त है, इसकी निम्नलिखित शर्त है। सबसे पहला शर्त क्या है, यहाँ पे देखें, उम्मीद है इसको पहले आप लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों क्या है, वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित शर्त है, प्रिज्म पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें एक संकीर्ण रेखा छिद्र से बताएं बच्चों क्या, संकीर्ण मतलब छोटा सा छिद्र से, कि छोटा छिद्र से पास करेगा तो बहुत कम किरणें यानी नहीं के बारे में एक किरणें या दो किरणें अगर पास करेगा तो उसी का दो ही किरणें का अपना अपना स्वतंत्र वर्णपट बनेगा। इसलिए क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देने में आसानी होगा। दूसरा, रेखा छिद्र प्रिज्म के अपवर्तक सतह के समांतर होने चाहिए बच्चों। प्रिज्म पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होनी चाहिए, ध्यान दीजिए बच्चों। जो भी किरणें प्रकाश किरणें प्रिज्म पर आपतित हो रही है वो एक दूसरे के समांतर हो, इससे एक ही रंग के लिए विचलन कोण समान होगा, अतः एक ही रंग के लिए निर्गत किरणें परस्पर समांतर होगी। चौथा में क्या कह सकते बच्चों, देखें, प्रिज्म पर माध्य रंगों के लिए, आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रिज्म पर
माध्य रंगों के लिए न्यूनतम विचलन की स्थिति होनी चाहिए, यानी माध्य रंग अगर का विचलन न्यूनतम होगा तो अन्य सभी रंगों का बच्चों विचलन क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्योंकि सब जब माध्य रंग का विचलन न्यूनतम होता है तो अन्य सभी रंगों का विचलन भी न्यूनतम होगा। अब फिर में से निर्गत किरणें एक अवर्णक उत्तल लेंस के द्वारा पर्दे पर एक ही बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए। अवर्णक मतलब बच्चों उसको क्या करें, आसानी से क्या करें, एक ही जगह लाल को लाल में, हरा को हरा में मिलाएगा तो क्या होगा उससे कि शुद्ध नहीं बन पाएगा, शुद्ध वर्णपट बन जाएगा, इससे रंगीन पट्टी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगला जो क्या, अवर्णकता क्या है, जब दो या दो से अधिक लेंसों को इस प्रकार संयोजित यानी जोड़ा जाए कि संयोजन से एक ही बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त हो, एक ही बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो इस प्रकार के संयोजन को अवर्णकता कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लेंसों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन से एक ही बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त हो, इस प्रकार के संयोजन को अवर्णकता कहते हैं। वर्ण विपतन क्या बच्चों, इसको वर्ण त्रुटि भी कहते हैं, लिखते चलेंगे। वर्ण त्रुटि किसे कहेंगे, जब श्वेत प्रकाश से प्रकाशित किसी वस्तु का लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब रंगीन एवं अस्पष्ट बनता, रंगीन तो बनता लेकिन अस्पष्ट बनता है, तो प्रतिबिंब के इस दोष को वर्ण या वर्ण लिखेंगे, वर्ण विपथन, या इसको बोलते हैं वर्ण त्रुटि भी कह सकते हैं, वर्ण विपथन कहते हैं। यह दोष इसलिए उत्पन्न होता है कि लेंस के पदार्थ का वर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है, यानी जितने भी रंग है बच्चों प्रकाश की किरण में, लाल रंग, हरा, पीला, सबके आवर्तनांक एक ही पदार्थ है लेकिन सबका आवर्तनांक क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा, अतः विभिन्न रंगों का फोकस दूरी भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगी। अगला बच्चों क्वेश्चन क्या, अनुदैर्ध्य या अक्षीय वर्ण विपतन क्या है, अनुदैर्ध्य या अक्षीय वर्ण विपतन, आइए बच्चों देखते हैं इसका अंदर। उम्मीद है कि आप इसको लिख लिए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान दें। तो अगला देखिए बच्चों, अनुदैर्ध्य या अक्षीय वर्ण विपतन क्या है। जब श्वेत बिंदु से किसी लेंस के अक्ष पर स्थित हो, बच्चों कोई बिंदु कहां पर स्थित हो, लेंस के अक्ष पर स्थित होगा, तो विभिन्न रंगों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होता है, तो प्रतिबिंब के इस दोष को अक्षीय वर्ण विपतन कहते हैं। अगला बच्चों पार्श्विक वर्ण विपतन, लैटरल क्रोमैटिक एबरेशन, ए है बच्चों, यहाँ पे ए कर लीजिएगा, एबरेशन LCA, विभिन्न रंगों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न ऊंचाइयों में बनना तथा भिन्न भिन्न रंगों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न आकारों में बनना लेंस का पार्श्विक वर्ण विपतन कहलाता है। विभिन्न रंगों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न ऊंचाइयों में बनना तथा विभिन्न रंगों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न आकारों में बनना लेंस का पार्श्विक वर्ण विपतन कहते हैं। अगला बच्चों ये सिर्फ आसान है क्वेश्चन, प्राथमिक या मूल रंग किसे कहते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से केवल 3 रंग, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से केवल 3 रंग जैसे लाल, नीला, हरा को उपयुक्त परिमाण में मिलाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है। इन तीनों रंगों को मूल या प्राथमिक रंग कहते हैं, अर्थात लाल प्लस नीला प्लस हरा तीनों को मिलाते हैं बच्चों तो क्या बन जाएगा, श्वेत रंग मिलता है। इसलिए लाल, नीला, हरा को प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, संपूरक रंग कैसे कहते हैं, कि 2 रंगों को उपयुक्त परिमाण में मिलाकर श्वेत रंग प्राप्त होता है, तो ऐसे 2 रंगों को संपूरक रंग कहते हैं। जैसे नीला तथा पीला, हरा और मैजेंटा, श्यान और लाल को श्वेत प्रकाश बनता है। नीला और पीला को मिलाएंगे तो श्वेत प्रकाश, हरा मैजेंटा मिलाएंगे श्वेत प्रकाश, श्यान और लाल को मिलाएंगे तो श्वेत प्रकाश बनता है। तो ये 2 जो रंग है इसको बोलते हैं संपूरक रंग। आगे लिखा बच्चों, नीला तथा हरा रंग मिलाने पर श्यान रंग प्राप्त होता है, हरा तथा लाल रंग मिलाने पर पीला प्राप्त होगा और नीला तथा लाल रंग को मिलाने पर मैजेंटा, मैंने जा कर दिया बच्चों मैजेंटा, मैजेंटा प्राप्त होता है।
बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का पराकिरणन क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर अपनी दिशा बदल लेती है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा अपनी दिशा बदल लेती है और परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है, तो इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहेंगे, प्रकाश का पराकिरणन कहेंगे। टकराया लेकिन किधर भी विचलित हो सकता है, परावर्तन के नियम कोई पालन नहीं करता है, तो इस घटना को प्रकाश का पराकिरणन कहते हैं। सर्वप्रथम टिंडल ने बताया कि वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण तथा वायु में अनुप्रकाश किरणों को पराकिरणित करते हैं। नोट याद रखिए बच्चों, यहाँ पे उतार सकते हैं अपना। प्रकाश का पराकिरणन उसका आयनित परावर्तन नहीं है। लॉर्ड रेल ने बताया कि वायुमंडल में उपस्थित कण सभी तरंगदैर्ध्यों के प्रकाश का पराकिरणन करते हैं। पराकिरणित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चतुर्थांश के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी आई क्या होता है बच्चों, 1/λ² होता है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन क्या है, कुशी समीकरण क्या है। यहाँ पे संबंध से कोई तरंगदैर्ध्य जिसका ज्यादा होगा उसकी तीव्रता कम होगा। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, उसकी तीव्रता कम होता है। बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है लेकिन उसकी तीव्रता ज्यादा होता है, इसलिए आकाश से नीला भी देखा देता है बच्चों। कुशी समीकरण, तो कुशी समीकरण बच्चों, कुशी ने अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य के बीच एक संबंध बताया। कुशी समीकरण क्या बच्चों, प्रकाश कुछ वैज्ञानिक कुशी ने क्या किया, अपवर्तनांक तथा तरंगदैर्ध्य के बीच एक संबंध बताया जो निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी n क्या बच्चों, अपवर्तनांक। यहाँ पे बच्चों गलती दिया हुआ है, इसको सही कर सकते हैं आप। यहाँ पे जो लिखा नहीं रहा है थोड़ा ध्यान दें। इसको n बराबर क्या कीजिएगा, a+b/λ²। क्या लिखिए बच्चों, a+b बटा होगा λ²। यहाँ पे मिस्टेक इसलिए क्या है, इस समीकरण को ही कुशी समीकरण कहते हैं, जहाँ a और b नियतांक है, जैसे कुशी नियतांक कहते हैं। इस समीकरण को स्पष्ट होता है कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है बच्चों। ये है आपका क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट भी है। इसके साथ साथ बच्चों अगला क्वेश्चन क्या देखें, क्या क्वेश्चन पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। अपवर्तन यहाँ बच्चों, यहाँ मिस्टेक है। अपवर्तन से क्या तात्पर्य है, इसका क्या कारण है, अपवर्तनांक के नियम लिखें। तो बच्चों इसका परिभाषा सुन ले कि खुद से आप बच्चों लिख सकते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका कारण अपवर्तनांक है, यह अपवर्तनांक के कारण होता है। अपवर्तन के नियम, इसके दो नियम हैं। पहला नियम बच्चों क्या है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। फिर बच्चों अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम लिखना है, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम में लिखना है दूसरा नियम लिखना स्नेल्स के नियम। अब स्नेल्स के नियम क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से कि कोई तल है, अब इसमें प्रकाश की किरण बच्चों यहाँ पे देखें, इस अभिलंब खींचे हैं, ऐसे प्रकाश आपतित हुआ है n1 से n2 अपवर्तनांक में, तो जो यहाँ पे आपतन कोण होगा, अब ये मुड़ गया अभिलंब की ओर, ये स्मॉल r हुआ। तो आपतित किरण ये है, अपवर्तित किरण ये है, और ये बच्चों क्या है, नॉर्मल, इसको अभिलंब कह सकते हैं। तीनों एक ही तल में होगा। और दूसरा स्नेल के नियम में क्या लिखना है, स्नेल के नियम, स्नेल्स लॉ लिखते हैं अंग्रेजी में। क्या लिखेंगे, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात
दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जैसे साइन आई आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, जया मतलब साइन, बराबर होता क्या, दोनों माध्यम का वर्तनांक के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे साइन आई बटा साइन आर लिखे, लेकिन यहाँ पे n1 बटा n2 नहीं लिखना, उल्टा करके लिखना है n2 बटा n1। यही बच्चों स्नेल्स का नियम। उसके बाद क्वेश्चन क्या बच्चों, क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं, इसका वर्तनांक से संबंध स्थापित कीजिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, परिभाषा लिखा है बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। फिर से बच्चों एक बार सुने, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। इसे IC से सूचित किया जाता है। अब संबंध बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक समतल लेंगे। इस समतल बच्चों क्या करें, एक अभिलंब खींचेंगे। अब ये प्रकाश किरण क्या करेगा, अभिलंब ये सघन माध्यम बच्चों, सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा n2 ले लेते हैं और विरल माध्यम का वर्तनांक हमेशा n1 लेते हैं। तो आपको पता है कि जब सघन माध्यम से विरल में गया है तो ये प्रकाश किरण क्या हुआ है, पथ से विचलित हुआ है, ऐसा अपवर्तित हुआ कि इसका अपवर्तन कोण यानी स्मॉल r क्या है बच्चों, 90 डिग्री, अपवर्तन कोण 90 डिग्री। तो ये जो आपतन कोण है बच्चों, आपतन कोण ये बन जाएगा IC, यानी आपतन कोण ही बन गया IC। या इसको लिख सकते इस तरह से I बराबर IC, यानी IC मतलब क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल। अब इसका फॉर्मूला लाना बच्चों, कैसे लगाएंगे, IC से सूचित करते हैं क्रांति कोण को। तो लिखेंगे स्नेल्स के नियम से। परिभाषा लिखने के बाद डायग्राम दिखाना बच्चों, डायग्राम के बाद ये लिखना है स्नेल के नियम से आपतन कोण बच्चों I है और अपवर्तन कोण R रहता है, साइन R बराबर, ये अपवर्तनांक उल्टा लिखेंगे, नीचे से गया बच्चों ऊपर, तो यहाँ पर अपवर्तनांक उल्टा लिखेंगे, n1 बटा n2 करेंगे, n1 बटा n2। अब I बच्चों बन जाएगा IC और R बन जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री पर। n1 हो सकता है, अगर हवा होता तो एक लिख देते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो n2 लिख देते हैं। साइन 90 का मान बच्चों 1 होता है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन IC बटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, n1 बटा n2। यहाँ से IC का फॉर्मूला क्या बच्चों बनेगा, साइन इनवर्स n1 बटा n2। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ये संबंध आ गया, लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन क्या बच्चा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक परिबंध स्थापित करें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे जब सघन माध्यम, परिभाषा लिखा रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, खुद से सुने फिर लिखने की कोशिश करें बच्चों। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, या इस तरह से लिख सकते हैं, फिर से बच्चों सुने, जब सघन माध्यम में क्रांति कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, या बच्चों इस तरह से लिखे, फिर से सुने, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIF। फिर से परिभाषा सुनो तो, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश
परावर्तन के नियम के अनुसार उसी माध्यम में, मतलब सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके दो शर्तें हैं बच्चों, थोड़ा डायग्राम दिखा देते हैं। एक समतलीय है, ये बच्चों इसका अभिलंब है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। बच्चों गया किधर, प्रकाश जा रहा है किधर, सघन से विरल में। अब जैसे सघन से विरल जाएगा तो इस आपतन कोण का मान, ध्यान दो, ये आपतन कोण जो यहाँ पे है, आपतन कोण आई, इस आई का मान थोड़ा बढ़ गया, किससे, आई सी से, यानी क्रांतिक कोण पर क्या होता है, जो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, इतना अभिलंब से दूर भागता है, ये अभिलंब है, अभिलंब से इतना दूर भागा कि एंगल 90 डिग्री बना। लेकिन अगर बच्चों, अगर क्रांतिक कोण का मान और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से और बढ़ा दिया जाए, ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम में उसी पथ पर क्या करेगा बच्चों, वापस लौट जाएगा। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। इसका भी कोण कितना होगा, जितना आई है वही आई होगा। आई किसके बराबर है, आईसी से बड़ा है। इसके दो नियम, पहला नियम में लिखिएगा, इसके दो शर्तें हैं। पहला, प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आपतित होना चाहिए। पहला पॉइंट में क्या देखो बच्चों, शर्त में प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आपतित होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। ये दो शर्तें। प्रकाशिक तंतु क्या है, अंग्रेजी नाम है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसकी कार्यविधि सिद्धांत सहित समझाइए तथा इसके दो उपयोग भी लिखिए। यह परिभाषा क्या लिखेंगे, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। कैसे लिखेंगे बच्चों, सुने गौर से, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा के बिना तीव्रता के हानि के, प्रकाश ऊर्जा के बिना तीव्रता के हानि के प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, प्रकाशिक तंतु कहलाता है। फिर से बच्चों सुनने से पहले समझे कि इसमें क्या होता है, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, लेकिन उसकी एनर्जी नहीं घटता। जैसे इसे टॉर्च यहाँ से जलाएंगे बच्चों तो धीरे धीरे इसका एनर्जी क्या होगा, तीव्रता घटेगा। लेकिन प्रकाशिक तंतु में अगर प्रकाश को इंटर करेगा तो इसमें प्रकाश की एनर्जी हानि हुए बिना वो प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाता है, उसमें लाइट में कोई कमी नहीं आएगा। उसका यंत्र का नाम क्या है, प्रकाशिक तंतु। तो यह फिर से परिभाषा कैसे सुनिए बच्चों, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा के तीव्रता हानि हुए बिना प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, प्रकाशिक तंतु कहलाता है। इसका लाइन छोड़कर लिखेंगे, इसका कार्यविधि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। क्या लिखेंगे बच्चों लाइन छोड़कर, इसका कार्यविधि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके दो उपयोग है, इसके दो उपयोग। पहला पॉइंट लिखिएगा, चिकित्सकीय कार्य में, चिकित्सीय में मेडिकल क्षेत्र में होता है, चिकित्सकीय कार्य में। और दूसरा लिखेंगे प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में। ये क्वेश्चन जो संलग्न चित्र के अनुसार एन संबंध है, यानी एन दिया है लेंस का वर्तनांक और अगल बगल दे दिया है वर्तनांक माध्यम का, तो संबंध बताना। 3 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखें। इसमें क्या है, लेंस का वर्तनांक एन है, ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस से प्रकाश किरण आया भी है तो मुड़ गया है। उत्तल लेंस का काम ही है प्रकाश किरण को अपनी मोड़ना, कन्वर्ज करना, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इस तभी हुआ होगा जब इस लेंस का वर्तनांक बच्चों क्या हुआ होगा, दोनों साइड के जो माध्यम है उससे क्या हुआ, बड़ा हुआ होगा। और एन क्या होगा, N1 से माध्यम से वर्तनांक से बड़ा होगा, तब तो जो उत्तल लेंस है उत्तल की भांति कर रहेगा। लेकिन यहाँ पे गौर से देखा जाए बच्चों, उत्तल लेंस से गुजरा है लेकिन प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए आर पार हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो
लेंस का वर्तनांक है वही माध्यम का वर्तनांक है, तब तो बिना प्रकाश विचलित हुए आर पर सीधा जा रहा है, यानी लेंस का वर्तनांक और माध्यम का वर्तनांक आपस में समान है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो उत्तल लेंस है लेकिन काम कर रहा है अवतल लेंस की तरह, नहीं प्रकाश किरण को मोड़ना चाहिए था लेकिन कर क्या रहा, अपसरित यानी बिखेर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, अवतल लेंस की भांति कार्य कर रहा है। ये तभी हो सकता है जब उत्तल लेंस का वर्तनांक अर्थात लेंस का वर्तनांक यानी उत्तल अवतल की भांति काम कर रहा है। ये तभी हो सकता है जब लेंस का वर्तनांक माध्यम के वर्तनांक से कम हो। तो ये बच्चों याद रखिएगा, कैसे भी कोई पूछेगा तो कहना फॉर्मूला से सिद्ध होता है, लेंस निर्माता से होता है n2/n1 माइनस, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं बच्चों 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे क्या होता है ना कि दोनों बराबर होगा तो f का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मुड़ में नहीं करेगा चल जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अगर n2 बड़ा है n1 से, n2 क्या है लेंस का वर्तनांक, n1 माध्यम का वर्तनांक, ये बड़ा होगा तो f पॉजिटिव ही आएगा, उत्तल हो तो अवतल हो तो नेगेटिव, यानी जिस जो लेंस हो उसी तरह कार्य करेगा। लेकिन n2 अब लेंस का वर्तनांक छोटा हो जाए माध्यम का वर्तनांक से तो उत्तल अवतल बन जाएगा, अवतल उत्तल बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे उतार सकते हैं। इसके बाद क्या, लेंस के आवर्धन और आवर्धन क्षमता छूट गया बच्चों, यहाँ पे आवर्धन क्षमता लिखना चाहिए। आवर्धन क्षमता ये छूटा हुआ है, तो बच्चों एक कॉलम में क्या लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे आवर्धन, इसके पहले तो लिखेंगे इसके बीच निम्नलिखित अंतर है, इसके बीच निम्नलिखित अंतर है। इस तरह से कॉलम बना लेंगे बच्चों। अब पहला पॉइंट में समझना क्या लिखेंगे, इसमें लिखना क्या बच्चों कि या मतलब यह कह सकते हैं प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, अर्थात m बराबर पढ़े होंगे HI/HO या V/U, ये भी लिख सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखना बच्चों, पहला पॉइंट इसमें लिखना है आवर्धन कोण तथा दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। परिभाषा लिख रहे हैं, आवर्धन कोण तथा दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, अर्थात m बराबर कैपिटल M देना है β/α, आवर्धन कोण बटा दर्शन कोण। दूसरा पॉइंट बच्चों लिखेंगे इसका मान जो होता है बच्चों कहां से कहां, -∞ से +∞ तक होता है। लेकिन इसका मान क्या होता है बच्चों, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे इसका मान 1 + d/f से d/f तक होता है। तक नहीं, बीच कह सकते हैं, इतना के बीच होता है। तीसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से, इसमें प्रतिबिंब की दूरी बढ़ने पर लिखाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें प्रतिबिंब की दूरी बढ़ने पर आवर्धन बढ़ता है। फिर से, इसमें प्रतिबिंब की दूरी बढ़ने पर आवर्धन बढ़ता है। यहाँ पे देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। इसमें प्रतिबिंब की दूरी बढ़ने पर, तीसरा पॉइंट, इसमें प्रतिबिंब की दूरी बढ़ने पर आवर्धन क्षमता घटता है, उल्टा हो रहा है, प्रतिबिंब की दूरी बढ़ने पर आवर्धन क्षमता घटता है। तो लिख सकते हो यहाँ तक। विचलन और वर्म विक्षेपण में क्या अंतर है समझाइए। तो जो इस टाइप से क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, विचलन का लिखेंगे, विचलन डेविएशन डैश दे के लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को विचलन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अपवर्तन भी कहते हैं।
तो विचलन क्या है कि प्रकाश अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, तो इस घटना को विचलन कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण क्षमता में क्या लिखे बच्चों, जब श्वेत प्रकाश, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में बट जाता है, तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में बट जाता है, तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है बच्चों, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण का परिभाषा लिखना है, जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर डिस्पर्सन। इसका परिभाषा बच्चों क्या लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल एवं बैंगनी रंग के निर्गत किरण के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से सूचित किया जाता है। फिर से सुनिए तो, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल एवं बैंगनी रंग के निर्गत किरण के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से सूचित किया जाता है, इसलिए थीटा का फॉर्मूला होता है जो डेल्टा V माइनस डेल्टा, कितना विचलन हुआ बैंगनी का उसमें से घटा दिया जाए डेल्टा, उसलिए हो जाएगा कोणीय विक्षेपण दोनों का। इसे फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों तो NV माइनस NR आ जाएगा इंटू A, ये भी फॉर्मूला कह सकते हैं। तो इसलिए कैसे आ गया, तो अब पढ़ें बच्चों, डेल्टा बराबर N-1 इंटू A। तो अगर डेल्टा भी ले तो NV-1 इंटू A हो जाएगा। A क्या है, प्रिज्म कोण। डेल्टा क्या लिखेंगे, डेल्टा NR-1 इंटू A। A कॉमन करेंगे तो एक कटेंगे, NV-NR आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। इसका संकेत लेते हैं W, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन पावर। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर डिस्पर्सन पावर या डिस्पर्सन पावर कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसका परिभाषा लिखाने जा रहे हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता का डैश देके आप लिखिएगा। कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। फिर से बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ओमेगा का फॉर्मूला लिख देना है, ओमेगा बराबर लिख देना है थीटा बटा माध्य रंग पीला का होता है डेल्टा बाई। इसका फॉर्मूला लिखें NV माइनस NR बटा A आएगा, तो यहाँ लेकिन A बच्चों कट जाएगा तो यहाँ पे A कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। ये भी लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं कोणीय विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। यही बार बार लिखा रहे, या ये भी लिख सकते हैं। थीटा का मान जस्ट लिखे हुए हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझो बच्चों। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर जो बच्चों लिखेंगे बहुत ही सबसे आसान, किसी माध्यम में, क्या लिखिएगा आप सब, किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलती है तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता महत्तम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश के व्यतिकरण कहते हैं।
इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। फिर से सुनिए बच्चों, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलती है तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो प्रकाश के संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों को उल्लेख है। संपोषी व्यतिकरण, तो इसका आंसर क्या होगा? इसके निम्नलिखित शर्तें हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा बच्चों, इसमें पथांतर, इसमें तरंगों का, इसमें तरंगों का पथांतर n लैम्डा होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या लिखिए बच्चों, इसमें तरंगों का पथांतर n लैम्डा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इसमें तरंगों का कलांतर 2n पाई होना चाहिए। ये पथांतर में बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं कलांतर। इसमें तरंगों का कलांतर 2n पाई होना चाहिए। और तीसरा, इसमें कॉस फाई का मान अधिकतम होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा बच्चों। इसमें तरंगों का पथांतर n लैम्डा होना चाहिए, इसमें तरंगों का कलांतर 2n पाई होना चाहिए, इसमें कॉस फाई का मान अधिकतम होना चाहिए। अगला जो विनाशिक व्यतिकरण की शर्त क्या लिखें? इसके निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला पॉइंट, इसमें तरंगों का पथांतर कितना होना चाहिए बच्चों? 1/2 इंटू लैम्डा। इसमें तरंगों का पथांतर 1/2 2n+1 इंटू लैम्डा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, इसमें तरंगों का कलांतर 2n+1 इंटू पाई होनी चाहिए। तीसरा, इसमें कॉस फाई का मान न्यूनतम होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे पहला पॉइंट में क्या लिखिएगा? इसमें तरंगों का पथांतर 1/2 2n+1 इंटू लैम्डा होनी चाहिए। इसमें तरंगों का कलांतर 2n+1 इंटू पाई होनी चाहिए। इसमें कॉस फाई का मान न्यूनतम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, ध्यान पे देखें। जब किसी लेंस, यानी लेंस कैसा, कांच का बना हुआ, जल में डुबा दिया जाए तो फोकस दूरी कितनी गुनी हो जाएगी? तो बच्चों इसको बना के दिखाते हैं लेंस निर्माता सूत्र से। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेंस मेकर, निर्माता सूत्र से 1/f बराबर n2/n1 -1 1/r1 -1/r2। ये फॉर्मूला है बच्चों। अब बात करेंगे कि इसमें पहले एयर में था, पहले हवा में होगा तब तो फिर जल में डुबा देंगे, तब देखेंगे कि जल में डुबाने पर फोकस दूरी कितना होगा। पहले एयर का निकाल लेंगे फोकस दूरी। n2 बच्चों क्या होता है? ये n2 लेंस का वर्तनांक है, n1 माध्यम का वर्तनांक है। तो लेंस का वर्तनांक कांच है जो होता है 3/2, और इसका 1 होगा 1/r1 -1/r2। 3/2 माइनस 1 की जगह तो आएगा बच्चों 1/2 आएगा 1/r1 -1/r2। ये किसका है बच्चों? 1/f एयर का मान है। समीकरण 1। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको क्या करेंगे? अब निकालेंगे 1f वाटर। जैसी वाटर लिखेंगे बच्चों, n2 का मान तो वही रहेगा, लेंस तो वही है। ऐसा नहीं है कि लेंस को जल में डुबाएंगे तो लेंस जो कांच का था वो हो जाएगा प्लास्टिक का या हीरा का, नहीं, लेंस कांच का ही रहेगा। लेकिन n1 जो माध्यम का वर्तनांक है वो पहले हवा में था तो 1 ही लिखे थे, अब जल का वर्तनांक 4/3 होता है। यहां से बच्चों 3 ऊपर 9/8, 9/8 माइनस 1 की जगह तो 1/8 आएगा। चेक करके देख सकते हैं। 1/8 को लिख सकते हैं बच्चों 1/4 गुना 1/2। ऐसा क्यों कि बच्चों आपको पता चल जाएगा अभी f वाटर। ये देखें बच्चों समीकरण 1 में 1/2
इंटू R1-1/r2 ये इतना है, क्योंकि जल में डुबाने पर लेंस के जो त्रिज्या होगा वो बदलेगा नहीं बच्चों, लेंस का आकार बदलेगा, बस माध्यम का आवर्तनांक बदल गया। तो पता चला इसके जगह पर ध्यान दिया जाए बच्चों, ये जो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/f(AR) कहाँ से मान रखे बच्चों, समीकरण 1 से, यानी उलट दे बच्चों, इसलिए उलटेंगे तो f बाटा ये भी उलट जाएगा ऊपर में, तो 4f(AR). तो देख सकते हैं बच्चों कि हुआ क्या, जैसी जल में डुबा दिए तो उसकी फोकस दूरी वो हवा की फोकस दूरी का कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया बच्चों। जल्दी से आप लिख लें। तो बच्चों उम्मीद है कि यहाँ तक आप उतार लिए होंगे। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, विभेदन क्षमता क्या, रिजोल्विंग पावर। तो रिजोल्विंग पावर का परिभाषा जो होगा बच्चों वो क्या होगा कि किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो पास स्थित वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। मतलब दो पास में, हम देखो बच्चों छोटा छोटा 2 पॉइंट लिए हैं, बहुत निकट, इतना पास में लिए हैं कि अगर खुद से आंख से देखा जाए तो दिखाई लगेगा कि एक ही जगह है, लेकिन ये प्रकाशिक यंत्र द्वारा जब देखेंगे दो पास स्थित, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो पास स्थित वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। समझ आ रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, विवर्तन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखा जाए, विवर्तन अंग्रेजी नाम बच्चों डिफ्रैक्शन कहते हैं। विवर्तन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। सभी को बच्चों परिभाषित करेंगे, प्रकार के होते हैं, सभी को परिभाषित करें। एक क्वेश्चन ये बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान देखें आपको पता चला लिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए समझेंगे। विवर्तन, जब प्रकाश, विवर्तन का परिभाषा है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु के किनारे वाले भाग से टकराती है तो टकराने के बाद प्रकाश अंधकारमय छाया की ओर मुड़ जाती है, तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए बच्चों, जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु के किनारे वाले भाग से टकराती है तो टकराने के बाद प्रकाश अंधकारमय छाया की ओर मुड़ जाती है, तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं। जैसे देखा जाए तो जैसे एक वस्तु लिए बच्चों जो अपारदर्शक है, अब इससे क्या होगा, एक किरण आ रहा है प्रकाश, ये प्रकाश आया बच्चों और टकराया किधर, किनारे वाले भाग से टकराया। तो आप देखिए जब यह पारदर्शक वस्तु है बच्चों, इधर तो अंधकार में छाया ही दिखेगा, इधर से लाइट आ रहा तो इधर तो लाइट दिखेगा, लेकिन इधर अंधकार में छाया दिखेगा। ये एरिया क्या कहलाएगा, अंधकार मय छाया, इधर शेडो बनेगा। लेकिन ये प्रकाश क्या होगा, फिर इसी अंधकार में छाया को क्या होता है तो मुड़ जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन उतार सकते हैं। इसका नाम क्या है, अपारदर्शक वस्तु। यह दो प्रकार के, तो इतना लिख लें। इसके बता दें अगला, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला
फ्रेनल विवर्तन, डैश देख लिखेंगे क्या है इसको, फ्रेनल का अंग्रेजी फ्रेनले होता है। जब प्रकाश स्रोत और अपारदर्शक वस्तु के बीच की दूरी नियत हो तो इससे प्राप्त विवर्तन फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। फिर सुनिए बच्चों, जब प्रकाश स्रोत, जहां से प्रकाश किरणें आ रहा है और टकरा रहा है किससे, अपारदर्शक वस्तु से, और दोनों के बीच की दूरी क्या हो, नियत हो। जब प्रकाश स्रोत तथा अपारदर्शक वस्तु के बीच की दूरी नियत हो तो इससे प्राप्त विवर्तन फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। दूसरा बच्चों होता है फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर का अंग्रेजी भी फ्रॉनहोफर होगा, फ्रॉनहोफर विवर्तन। जब प्रकाश, इसमें क्या लिखेंगे परिभाषा फ्रॉनहोफर विवर्तन में, जब प्रकाश स्रोत तथा अपारदर्शक वस्तु के बीच की दूरी अनंत हो तो इससे प्राप्त विवर्तन फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। फिर से सुनिए बच्चों, जब प्रकाश स्रोत तथा अपारदर्शक वस्तु के बीच की दूरी अनंत हो तो इससे प्राप्त विवर्तन फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। तो बच्चों यहाँ तक ही क्वेश्चन रखते हैं, रह दिया जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन था लघुत्तरीय। अगर कुछ बच्चों क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होगा तो इसी ऑप्टिक्स का जो सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग क्वेश्चन का डेरिवेशन बताएंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसमें बच्चों कुछ अगर लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा तो उसमें डिस्कशन कर देंगे। लेकिन बच्चों अगर आप जितने पढ़ाया गया वीडियो में अगर ये सारे लघुत्तरीय प्रश्न को आप अच्छे ढंग से क्लियर कर लेते हैं बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ऑप्टिक्स से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों अगर आप नए हैं तो जरूर बच्चों इसको शेयर करें, है ना, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी को फायदा हो सके। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।